Bismillahirrahmanirrahim. I am Amir Isaac from Star Institute, Lahore. So let's move toward the discussion of fourth biology test related to cell structure and function. So students, आज हम लोग इसके सारे के सारे अगेन क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में इंशाल्लाह आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. सो दैट्स व्हाई आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें. सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. So in which type of cells cell wall is not present? So ये जो चार ऑप्शंस हैं जी, प्लांट सेल्स, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल्स एंड लीवर सेल्स. आसान सा क्वेश्चन है. हमें ये देखना है कि कौन से वाला इसमें से एनिमल सेल है, बिकॉज यू नो कि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, वाइल प्लांट सेल्स में भी होती है, फंगल सेल में भी होती है और बैक्टीरियल सेल्स में भी. तो डेट्स वाई डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है जी लीवर सेल्स. बहुत ही आसान क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती एंड लीवर सेल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल. Question number 2. 70s sized ribosomes are found in cells of. अब ये आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का ये साइज है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट सेल्स की बात करेंगे तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें भी 70s होता है, बट आपको सेल पूछा गया है. सो अल्फा एल्गी, बीटा फंजाई, चार्ली प्रोटोजोआंस और डेल्टा बैक्टीरिया. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाएंगे डेल्टा ऑप्शन की तरफ, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है एंड यू नो कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स द राइबोसोम इज ऑफ 70s. Next, question number 3. According to the fluid mosaic model of cell membrane, which zone is embedded inside? अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हमें देखना है कि एम्बेडेड जोन कौन से वाला है. इन अदर वर्ड्स, अगर आप लोग इन चार ऑप्शंस में जाएं तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ग्लोब्यूलर एंड फिलामेंटस, तो आपको इस डायग्राम की मदद से इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा. सो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे पास एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसकी डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो उसके अंदर जो बाहर वाला एरिया है वो हाइड्रोफिलिक रीजन है, यानी जो आउटसाइड एरिया होता है वो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है. और जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है स्पेशली लिपिड्स का, वो क्योंकि अंदर की तरफ होता है तो दैट्स व्हाई हम एम्बेडेड एरिया में आंसर क्या लेंगे, हाइड्रोफोबिक एरिया, which is actually the area of lipids. So that's why the answer is alpha option, hydrophobic, which is embedded, and hydrophilic region is present outside area. So that is water loving area, जिसकी वजह से surface moist रहेगी, और hydrophobic region को इसलिए away from the area of water रखा गया है. Next, question number 4. The membrane separating the vacuole from the cytoplasm is called. तो क्या हम उसको क्रिस्टी कहते हैं? नो, that you know कि ये that are the infoldings of inner membrane of mitochondria. So these are Christie, and that is not the answer. Cisternae is basically the name of the membrane of endoplasmic reticulum as well as Golgi bodies. And Charlie option is the answer. That is stonoplast, which is the membrane of vacuole. So हम जाएंगे जी Charlie option की तरफ. That is the right answer. डेल्टा वैक्यूलर मेम्ब्रेन नहीं, हम उसको कहते हैं टेक्निकली उसको नाम देते हैं टोनोप्लास्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Select the one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum. अब बहुत सारे फंक्शंस आपको बताए जाते हैं, उसमें से एक फंक्शन आर से रिलेटेड होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दैट इज प्रोटीन्स, और बाकी के मोस्टली फंक्शंस जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड हैं. लेकिन अब इन चार ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन से वाला फंक्शन एससीआर नहीं करती. क्या वो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड है? नो, वो करती है जी, लिपिड्स को सिंथेसाइज करना ही उसका मेन एक फंक्शन है. ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस में भी इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करती है, जिसको हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द नेक्स्ट. तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास रह गया. प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज नॉट द फंक्शन ऑफ SCR बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ RER. ये आने वाले क्वेश्चंस में इंशाल्लाह हम इस पॉइंट को दोबारा से डिस्कस भी करेंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall? So कौन से वाले ऑर्गेनेल जो है जी उसमें प्लांट सिंथेसिस, जो प्लांट सेल वॉल को सिंथेसाइज करते हैं? तो इन ऑप्शंस में से क्या वो आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बीटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, चार्ली लाइसोसोम्स और डेल्टा पेरोक्सिसोम्स. हम डायग्राम अगर देखें तो ये आप लोगों के पास प्लांट सेल की जो सेल वॉल की सिंथेसिस है उसका एक छोटा सा स्टेप दिखाया गया है, और इसमें आप लोगों को सेकंड जो सेंटेंस है उसमें बकायदा लिखा नजर आ रहा है जी, गोल्जी ऑपरेटर्स sends vesicles filled with cell wall building material to the center. तो that's why ये जो प्लेट बनती है ये गोल्जी वेसिकल्स की हेल्प से बनती है. तो हमारे पास फिर इन चार ऑप्शंस में से राइट आंसर है बीटा ऑप्शन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द सेल ऑर्गेनेल which is involved in the synthesis of plant cell wall during especially cytokinesis of plants. Next, question number 7. The structure present in a eukaryotic cell but absent in prokaryotic cell.
क्या वो न्यूक्लियस है? यस, दैट इज द major difference between prokaryotic and eukaryotic cell, and the meaning of prokaryotic cell is basically related to the absence of nucleus. So that's why जो न्यूक्लियस है जी वो मेन डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का, और अल्फा ही इसका आंसर है। तो इसलिए बीटा, चार्ली, डेल्टा चाहे आप पढ़े ना पढ़े, बिकॉज डीएनए दोनों में होता है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी दोनों में है, और राइबोसोम्स भी दोनों में है, बट न्यूक्लियस दोनों में नहीं है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Which cell organelle is responsible for cell secretion? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनेल है जो कि सिक्रीशंस को 100% तो नहीं लेकिन मैक्सिमम वो करती है, और कुछ हद तक उसमें किसी हद तक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन मेन जो हमारे पास आती है वो है गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी ही का स्ट्रक्चर आपको अब दिखाई दे रहा है कि उसके साथ से जो वेसिकल्स उतरते हैं वही सिक्रीट करते हैं मटेरियल को। वो दो तरह की सिक्रीशन है, वो आप लोग मजीद अगर डिटेल में जाएंगे तो एक लिखा हुआ जी नॉन कंस्टिट्यूटिव सिक्रीशन, एक कंस्टिट्यूटिव सिक्रीशन। सो बेसिकली मॉडिफाई करके या विदाउट मॉडिफिकेशन भेजना, तो इस तरह से ये सिक्रीशंस का भी डिफरेंस होता है, बट द मेन सिक्रीशन इज डन बाय डेल्टा ऑप्शन गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोकैरियोट्स पोजेस स्मॉल राइबोसोम ऑफ साइज। अभी हमने पीछे बात की कि जो प्रोकैरियोट्स का साइज है इसमें से अल्फा ही ऑप्शन इसका आंसर है 70s। 65s किसी का भी साइज नहीं होता। चार्ली ऑप्शन पे जो लिखा हुआ है जी 60s, दैट इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड 40s इज द साइज ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अगेन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सो ये अब आप लोगों को दोनों का कंपैरिजन भी दिखाई दे रहा है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s, उसका लार्जेस्ट सब यूनिट है 50s और उसका स्मॉलर सब यूनिट है 30s। बाकी जो एक्स्ट्रा बीच में आपको डिफरेंट चीजों के साइज नजर आ रहे हैं उनको चाहे अभी आप लोग फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। और इसी तरह से जो यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज है वो 80s है, जिसमें लार्जेस्ट सब यूनिट 60 एंड स्मॉलर 40। द आंसर इज अल्फा ऑप्शन 70s। क्वेश्चन नंबर 10, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो ये भी आसान सा एक क्वेश्चन है जी। उसमें एक खास जो मटेरियल है दैट इज लिपिड, उसका मेटाबॉलिज्म चलता है, न्यूक्लिक एसिड का भी नहीं चलता, प्रोटीन का आरईआर में चलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का भी यहाँ पे कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चलता। तो इसलिए हमारे पास आंसर होगा चार्ली ऑप्शन लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिपिड सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया तो उसी से रिलेटेड ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको आंसर लेंगे, और बीटा, चार्ली, डेल्टा को हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the cisternae break up into vesicles from dash and then dash of Golgi complex। तो दो हम लोगों को ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है इन ऑप्शंस के साथ। क्या अल्फा कन्वेक्स एंड मैच्योरिंग फेस, यानी कि इसका मतलब क्या सिस्टर्नी की जो ब्रेकडाउन होती है या जो उतरते हैं क्या वो कन्वेक्स साइड से उतरते हैं और उसको क्या हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं? नो, कन्वेक्स साइड इज बेसिकली फॉर्मिंग फेस, जहां पर आकर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के वेसिकल्स अटैच होते हैं। तो यहाँ से कोई वेसिकल्स उतरता नहीं है, तो दैट्स व्हाई अल्फा इसका आंसर नहीं हो सकता। बीटा क्या वो कनकेव साइड है? यस है, लेकिन जो दूसरी सेकंड हमारे पास इसमें ऑप्शन लिखी हुई है दैट इज फॉर्मिंग फेस, वो गलत बात है। तो कनकेव साइड इज द मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग साइड, जिसको हम लोग फिर ट्रांस गोल्जी भी बोलते हैं। और कन्वेक्स साइड फॉर्मिंग फेस होती है, जिसको हम लोग सिस गोल्जी कहते हैं। बट जो सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू वेसिकल्स वाली बात है वो चार्ली ऑप्शन से भी रिलेटेड नहीं होगी। तो दैट इज द राइट आंसर, डेल्टा ऑप्शन कनकेव साइड, जिसको हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। अब ये आपको गोल्जी बॉडी का एक छोटा सा व्यू दिखाई दे रहा है जिसमें मैच्योरिंग फेस और फॉर्मिंग फेस दोनों नजर आ रहे हैं। तो मैच्योरिंग फेस का आप दूसरा नाम याद रख सकते हैं ट्रांस गोल्जी, और फॉर्मिंग फेस का दूसरा नाम है सिस गोल्जी। फॉर्मिंग कन्वेक्स साइड होती है, और जो मैच्योरिंग यानी कि जो ट्रांस गोल्जी होती है वो कनकेव साइड होती है। तो राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, कनकेव एंड मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a complex network of channels extending from plasma membrane to nuclear membrane। तो क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वो लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या फिर डेल्टा ऑप्शन गोल्जी ऑपरेटर्स? आप इस डायग्राम की हेल्प से अगेन आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन होती है जो उसके साथ फिर अटैच आपको नजर आ रही है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। एक तरफ से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच है। तो ये पूरा नेटवर्क है जो सेल के अंदर मौजूद है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बट उसका ओरिजिन एक्चुअली कहां पर है? न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर इज चार्ली ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
Which one of the following structures is present in both animal and plant cells but absent in prokaryotic cells? So क्या वो सेंट्रियोल्स हैं? ये आपको पता है कि ये प्लांट सेल्स में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं होता। तो हमें वो आंसर लेना है जो कि बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में हो, जबकि ये सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये आंसर नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन क्या वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, चार्ली क्या प्लास्टिड्स और डेल्टा क्या सीव ट्यूब्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स इज द राइट आंसर बिकॉज ये अब आप लोगों को दोनों में मिलेगा एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। एंड यू नो कि स्पिंडल फाइबर्स आपको दोनों में मिलते हैं, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल्स में भी। तो यहाँ से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट जरूर होते हैं, बट सेंट्रियोल्स is not the composition of microtubules. So in other words, spindle fibers. Basically, spindle fibers are made up of microtubules which are present in both plants and animal cells, but these are the part of cytoskeleton. And cytoskeleton is not the member or not the component of bacterial cell, in other words, prokaryotic cell. So that's why हम इसका आंसर लेंगे नहीं, बीटा ऑप्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो चार्ली लिखा हुआ है प्लास्टिड्स, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। और sieve tubes are the members of phloem, and phloem is also only present related to plants but not related to animals. The right answer है जी बीटा ऑप्शन। Question number 15, Cilia and flagella are absent in, अब इन चार ऑप्शंस में से वो किसमें नहीं है? क्या वायरसेस? यही इसका आंसर है, क्योंकि ये आपको बता रही किसी वायरस में हम कभी भी सीलियम या फ्लैजेला का नाम नहीं लेते, बट बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं, उसी की बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन भी होती है। और हायर प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को याद होगा एडिएंटम का जो लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं, उसका जो मेल गैमीट है वो स्विम करके जाता है टुवर्ड फीमेल ऑर्गन। तो डेट्स वाई वो हायर प्लांट्स में आते हैं और उसमें फ्लैजेला मौजूद हैं। और लोअर एनिमल्स के अंदर भी आपको फ्लैजेला यानी कि लाइक आप उसमें यूग्लिना की बात कर लें, दे आर इंक्लूडेड इन द लोअर एनिमल्स, जिनको प्रोटोजोआ हम बोलते हैं। फिर पैरामीशियम के अंदर सीलिया होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था जी अल्फा ऑप्शन, वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स इज, क्या वो सिंगल है? यस है। क्या वो सर्कुलर है? यस। क्या वो डबल स्ट्रैंडेड है? यस। नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन? यस। तो अल्फा ही हमारे पास इसका आंसर है कि जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। सो अगर ये आंसर है तो फिर बीटा, चार्ली, डेल्टा गलत बातें लिखी हुई हैं। जैसे बीटा पे लिखा हुआ है डबल सर्कुलर, डबल नहीं होता, सिंगल होता है। चार्ली लीनियर, नो सर्कुलर होता है। और डेल्टा सिंगल तो होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आखिरी बात लिखी हुई है मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो कि गलत बात है। इसलिए इसका आंसर है जी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, out of the given options choose the one which shows the structures found only in plants। और वो ऑप्शंस हैं हमारे पास वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। नो, राइबोसोम यू नो कि आपको ये हर सेल में मिलते हैं, इवन बैक्टीरियल सेल में भी, एनिमल सेल में भी। तो डेट्स व्हाई इसका आंसर नहीं हो सकता। बीटा, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम लीवर से फाइंड आउट हुए थे, यानी उसमें से डिस्कवर हुए थे। तो ये एनिमल सेल में भी हैं, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों सेल्स में है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। हमें वो देखना है जो सिर्फ प्लांट से रिलेटेड हो। चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल। यस, राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, बिकॉज सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता, और बैक्टीरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता। और डेल्टा ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल तो डिफरेंस में आएगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंस में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अभी जैसे बात हो रही थी, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो प्लांट सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें आंसर हमारे पास जल्दी से हम लोगों ने माइंड में जो सोचा था वो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हमें नजर आ रहा है, प्लांट्स। और ये अब आपको उसका सेल भी दिखाई दे रहा है, जिसमें सेंटर के अंदर आपको लार्ज वैक्यूल दिखाई दे रहा है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डेल्टा ऑप्शन, प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 19, The basic structure of plasma membrane is provided by, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, और इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी आई कि जी इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, साइटोस्केलेटन, फॉस्फोलिपिड। पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर हम उसको बोलेंगे जो हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो। हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब बैक्टीरियल सेल की भी बात हो रही है, प्लांट सेल की भी, एनिमल सेल की भी। तो प्रोटीन्स पहली बात तो अगर सब मेम्ब्रेन में होती हैं लेकिन सेम टाइप की नहीं होती, there is a variety of proteins, many different types of proteins are present in different types of cells, जिसकी मतलब ये हुआ कि जो सेल का फंक्शन है वो समटाइम प्रोटीन पे डिपेंड करता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर हम उसको बोलेंगे जो सब में एक जैसा हो। तो वो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, बिकॉज इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। cytoskeleton is also absent in prokaryotic cell, and it is not related to the plasma membrane.
सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है वो है फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज ये हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है और सब में ये कॉमन है, इसी वजह से हम इसको मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 20, the organelle involved in the detoxification of drugs and poisons। अगर आपने रट्टा थोड़ा सा अच्छा लगाया हुआ है तो लीवर सेल्स के अंदर ही ये फंक्शन किसका है, अल्फा ही इसका आंसर है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, गोल्जी ऑपरेटर्स का काम सिक्रीशन है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, और लाइसोसोम्स डाइजेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है जी अल्फा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 21, fluid mosaic model of plasma membrane states that protein molecules float in a fluid dash bilayer। डेफिनेटली बाइलेयर किसकी है, बाइलेयर इन चार ऑप्शंस में से ग्लैक्टोज, फॉस्फोलिपिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स में से बीटा ऑप्शन फॉस्फोलिपिड्स की है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा आप लोग जरा मजीद क्लियर कर लें इस बात को। ये मैं अब आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जी, इसमें आप लोगों को लिपिड्स का और फ्लूइड का कुछ जो है प्रोटीन्स का कुछ मजीद जो है वो थोड़ा सा रोल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ये जो डायग्राम है जी, उसमें सबसे टॉप पर अगर आप देखें लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोट इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये बात आप लोगों की पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसकी ग्लॉसरी आप जो लास्ट पे पढ़ते हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोगों को चैप्टर में तो ऐसा शायद ना मिले, लेकिन लास्ट पे ग्लॉसरी में जरूर मिलेगी। तो जब आप वहां पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड किसको कहते हैं या किसके लिए ये वर्ड यूज होता है, दैट इज यूज फॉर फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि वो फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं जिस तरह से सी होता है, और उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो कुछ इस तरह से फ्लोट करती हैं, यानी कि इस तरह एम्बेडेड भी होती हैं और फ्लोट भी करती हैं कि जिस तरह से आइसबर्ग फ्लोट करता है किसी सी में। तो यहाँ सी कौन है, वो लिपिड है, और जो आइसबर्ग है वो कौन है, वो प्रोटीन है। तो ये भी बात आप लोग माइंड में रखिएगा। तो इसलिए हमारे पास आंसर था इसका जो फ्लूइड है वो लिपिड की बाइलेयर है, और वो लिपिड कौन से वाला है, वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया। तो ये डायग्राम अब आपको दिखा रही है कि देयर इज अ लिपिड सी एंड प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग इन दैट लिपिड सी जस्ट लाइक एन आइसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following cell structures is involved in the synthesis of lipids। तो अभी ये हम बात कर चुके हैं, तो फिर आंसर वही है जी। अब पहले स्मूथ था तो अब खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि जो काम स्मूथ करेगी या जो काम रफ करेगी वो ओवरऑल किसका फंक्शन होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होगा। तो इसलिए इसका आंसर है जी अल्फा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रियन। क्वेश्चन नंबर 23, the dash model of plasma membrane suggests that proteins are embedded in lipid bilayer। तो सिंपल सी बात है कि जो embedded वाला कॉन्सेप्ट है प्रोटीन्स का वो यूनिट मेम्ब्रेन में नहीं है। यूनिट मेम्ब्रेन में लिपिड सैंडविच बने होते हैं बिटवीन प्रोटीन्स, परमिएबल, फंक्शंस रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात नहीं है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन आंसर हुआ जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अब आपको ये नजर आ रहा है, इसमें एक और बात मैं छोटी सी आपको बता दूं कंसेप्चुअली, कि ये जो आपको प्रोटीन्स एम्बेडेड फॉर्म में मिलती हैं इस लिपिड बाइलेयर में, वो दो तरह की हो सकती हैं। कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स कहलाती हैं जो कि थ्रू आउट एम्बेडेड है। अब इनको एक टेक्निकल नेम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो आप लोग ये भी अपने नॉलेज में रख लें, हो सकता है किसी ऑप्शन के अंदर उसका भी नाम आपको कहीं लिखा नजर आए तो आपको पता हो। द प्रोटीन्स विच इज इंटेग्रल एंड थ्रू आउट एम्बेडेड in lipid bilayer is known as intrinsic, and the proteins which is present is at only one side of the lipid bilayer, which is also known as peripheral as well as extrinsic protein। तो peripheral को हम लोग extrinsic बोलेंगे और integral को हम लोग intrinsic बोलेंगे। ये दो टर्म्स भी आपके नॉलेज में रहनी चाहिए। तो अभी हमारे पास आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एम्बेडेड फॉर्म में नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। अब ये कौन है जी, ये फैक्ट्री है राइबोसोम की। सो आप लोगों ने ये पढ़ा होता है, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस एंड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम। तो अभी हमारे पास चार ऑप्शन है जी। राइबोसोमल डीएनए, आर इज एब्रिविएशन ऑफ राइबोसोमल, वैसे हम रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं, लेकिन जब हम न्यूक्लियोलस की बात कर रहे होते हैं तो राइबोसोमल डीएनए कहलाता है। और इस तरह से आरएनए या राइबोसोम या क्रोमोसोम, द बेस्ट ऑप्शन इज Charlie option, ribosomes। So nucleolus is the factory of ribosome. That's why it is involved in the formation of ribosomes। Question number 25,
The enzymes of lysosomes are synchronized on, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो सिंक्रोनाइज का मतलब समझना है। सिंक्रोनाइज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप को एडजस्ट करना, यानी इसका मतलब जिसको हम कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है एंजाइम्स की, एक्चुअली यहाँ इनमें से किस में होती है? क्या वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज smooth endoplasmic reticulum is not involved in the synthesis of proteins, and you know enzymes are proteinaceous in nature. So इसलिए इसका ताल्लुक उससे होगा जिसका प्रोटीन से ताल्लुक होगा, तो डेफिनेटली फिर SER तो इस ऑप्शन में से निकल गया। बीटा ऑप्शन है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली, क्लोरोप्लास्ट और डेल्टा गोल्जी ऑपरेटर्स। आप अपने आंसर को जरा मजीद जो है वो अच्छा करने के लिए या करीब तरीन जाने के लिए, जब आपको स्पेशली कंफ्यूजन हो, तो आप ऑप्शंस को इसमें से नेगेट करते जाएं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं नेगेशन टेक्निक। तो हमने अल्फा को निकाल दिया, अब चार्ली भी इसमें से निकल जाएगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट का अगेन एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं। तो हमारे पास रह गया बीटा और डेल्टा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो फिर आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि देखें जो राइबोसोम्स जिसकी सरफेस पर है, जिसको हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी में ये प्रोटीन बन रही है, और यही प्रोटीन यहाँ पर सिंक्रोनाइज होकर वेसिकल्स की फॉर्म में फिर यहाँ से अलग होकर फिर आगे जाएंगी। और मे भी हो सकता है ये डायरेक्ट जो है जो सिक्रीशन हो जाए इसकी थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हो सकता है कि वो गोल्जी ऑपरेटर्स के पास जाए ही ना, और अगर इन केस जाएंगी तो शायद मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, एंड यू नो एंजाइम्स आर नॉट ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम्स आर नॉट लिपोप्रोटीन्स। तो इसी वजह से इसका आंसर फिर क्या हुआ? बीटा ऑप्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया where the enzymes of lysosomes are synchronized. The right answer is the beta option. Question number 26. The soluble part of the cytoplasm or liquid that remains when all organelles are removed is known. पहली बात तो हमें साइटोप्लाज्म का जो है वो डिफरेंस देखना है या डिफरेंट एरियाज को देखना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है अल्फा साइटोसोल, बीटा सोल्यूशन, या चार्ली जेलाटिन मटेरियल, और डेल्टा साइटोस्केलेटन। तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली साइटोप्लाज्म हम उस मटेरियल को कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है। अब सारी सेल ऑर्गेनेल्स उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म या लिक्विड पार्ट जिस जो कि मौजूद रहेगा अगर सारी सेल ऑर्गेनेल्स को हम अलग कर देते हैं सेल में से, तो जो बाकी रह जाएगा साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर या एरिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे जी अल्फा ऑप्शन, साइटोसोल, एंड दैट इज द एरिया वेयर सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। इन अदर वर्ड्स ये सॉल्युबल पार्ट है, और आप लोग इसको अदर देन सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करते हैं। और एक और वर्ड मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं जो कि यहाँ पर तो ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, दैट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर नो सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, एंड मैट्रिक्स इज द बेसिक पार्ट ऑफ द साइटोसोल। सो इसी वजह से आप लोग इसका आंसर लेंगे जी अल्फा साइटोसोल। सोल्यूशन नहीं कहेंगे, जेलाटिन मटेरियल, ये एक आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होता है सोल एंड जेल। तो जेल जो होता है वो पेरिफेरल पार्ट होता है, और वो भी साइटोसोल का पार्ट नहीं है सच होता। तो इसलिए इसका आंसर है जी अल्फा साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप इज एट प्लेसेस कंटिन्यूअस विद। अब उसकी क्या कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का मतलब अटैचमेंट। क्या उसकी अटैचमेंट गोल्जी ऑपरेटर से होती है? नो। लाइसोसोम से? नो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर हो सकता है, और पेरोक्सिसोम से भी बिल्कुल नहीं। तो ये अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर, उसकी अटैचमेंट या कंटिन्यूटी में एक तो राइबोसोम आपको नजर आ रहे हैं जो उसकी सरफेस के ऊपर जुड़े हुए हैं, दूसरा इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फेस टुवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है मोस्टली वो रफ होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो वैसे यहाँ रफ नहीं लिखा हुआ, अगर स्मूथ और रफ दो ऑप्शंस होती तो हम उसमें से रफ को पिक करते, लेकिन अभी हम ओवरऑल पूरे नेटवर्क की बात करते हुए आंसर क्या लेंगे? चार्ली ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक तीसरी चीज जिसके साथ इसकी कंटिन्यूटी होती है आउटर मेम्ब्रेन की, वो इनर मेम्ब्रेन है। लेकिन ये कंटिन्यूटी हर जगह से नहीं होती, जैसे इनर मेम्ब्रेन के साथ भी इंटरवल पर है, राइबोसोम के साथ भी हर जगह पे नहीं है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी हर जगह पे नहीं है, लेकिन अगर है तो इन तीन चीजों के साथ है। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Endoplasmic reticulum contains a system of flattened membrane bounded sacs which are named as, हम उनको क्या क्रिस्टी बोलेंगे? नो। इसका ताल्लुक माइटोकॉन्ड्रिया से है, उसकी इनर मेम्ब्रेन से है। क्या हम उनको मार्क्स कहेंगे? नो। चार्ली ऑप्शन सिस्टर नहीं कहेंगे? यस।
और डेल्टा ट्यूब्यूल्स नहीं कहेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन की शेप ट्यूब्यूल लाइक हो सकती है, बट उन मेम्ब्रेन्स को हम लोग चार्ली आंसर सिस्टर्नी का नाम देते हैं, जैसे अब आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर है जी चार्ली ऑप्शन सिस्टर्नी। और ये जो आपको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स की ट्यूब्यूल्स हैं, वैसे उनकी मेम्ब्रेन को ये नाम हम दे रहे हैं। और इसके अलावा सिस्टर्नल स्पेस, राइबोसोम एटसेट्रा, इनका भी ताल्लुक इसी मेम्ब्रेन के साथ हम कहीं किसी हद तक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स which are formed by the inner membrane of mitochondria। इसका काफी दफा नाम आया ऑप्शंस में, लेकिन हमने आंसर के वक्त इसको पिक नहीं किया, अब हम इसको पिक कर लेंगे। अल्फा पे लिखा हुआ पोरिन। पोरिन बेसिकली क्या है, ये अब आपको डायग्राम नजर आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, वहां पर जो स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, जिसकी वजह से ये पोर होते हैं, चैनल प्रोटीन की तरह की ये प्रोटीन्स होती हैं, तो उनको पोरिन कहा जाता है। बाकी आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स है, जो कि फिंगर लाइक से स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं, दे आर नोन एज चार्ली ऑप्शन क्रिस्टी। और फिर जो डेल्टा ऑप्शन है राइबोसोम, ये आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नजर आते हैं, लेकिन ये भी आप लोगों को जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग में शामिल नहीं मिलेंगे। तो हमारा आंसर है जी क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अमंग फॉलोइंग्स व्हिच सेलुलर ऑर्गेनेल contains cellular DNA, circular DNA similar to those found in bacteria। अब वो कौन से वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं, दो हैं। उनमें से एक है जी माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपको डीएनए नजर आएगा वो भी सर्कुलर होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा वो भी सर्कुलर होगा, बट जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो लीनियर होता है, काफी बड़ा होता है, इसलिए फोल्डेड फॉर्म में पड़ा होता है। तो हमारा आंसर इन चार ऑप्शंस में से क्या है, चार्ली ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल which contains circular DNA similar to those found in bacteria। Question number 31, which statement is correct about mitochondria and chloroplast। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा क्योंकि इसके ऊपर भी काफी ज्यादा बहस हुई। सो अल्फा आंसर है जी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल सेल्स। यू नो कि ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, तो कभी भी हर सेल के अंदर इनका नंबर सेम नहीं होता, किसी में कम किसी में ज्यादा। एक्टिव सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे और इनएक्टिव में कम होंगे। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है उनमें ज्यादा होंगे और डेफिनेटली किसी में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसलिए अल्फा इसका आंसर नहीं हो सकता। बीटा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, हमें करेक्ट ढूंढना है। तो ये क्या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है? नो, डेल्टा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड इन्वेलप होती है दोनों के पास। ये भी आपको बात गलत नजर आ रही है। चार्ली पे लिखा हुआ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। यस, जो चीज सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, लाइक प्लाज्मिड्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो भी सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, बट कहां पर? इनसाइड सेल। इसी तरह से ये दोनों भी अगर सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं तो सिर्फ सेल के अंदर। अगर आप इनको सेल से बाहर निकाल देंगे, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। यानी इसका मतलब फिर ये लिविंग कंसिडर नहीं होंगे, जस्ट लाइक वायरसेस। वायरसेस को भी आप सेल से बाहर निकाल दें तो उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनकी रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए वो भी सिर्फ सेल के अंदर ही लिविंग कंसिडर होते हैं। तो डेट्स वाई क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो सही बात लिखी हुई है वो चार्ली ऑप्शन ही लिखा हुआ है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। ये गलती से डेल्टा भी बोल्ड हो गया साथ, लेकिन बेसिकली इसका आंसर जस्ट चार्ली है। डेल्टा पे जो लिखा हुआ है 70s राइबोसोम इज अटैच्ड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नो, ये आपको उसके स्ट्रोमा में आपको बता रही, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है, तो उसमें राइबोसोम होते हैं, अटैच नहीं होते किसी चीज के साथ। तो इसलिए इसका आंसर जस्ट चार्ली आप लोग लेंगे। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, these structures are involved in the breakdown of old organelles। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेजी, और ऑटोफेगी भी कहा जाता है, ऑटोफेजी भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है जिसमें लाइसोसोम्स होते हैं वो अपने ही सेल के ऑर्गेनेल्स को फेगोसाइटोसिस और इसके बाद डाइजेशन करके उसको खत्म करते हैं। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनकी ब्रेकडाउन भी लाइसोसोम्स करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू ब्रेक डाउन अनवांटेड मैक्रोमॉलिक्यूल्स एज वेल एज द सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि वॉर्न आउट पीसेस कंसिडर होते हैं। तो हमारा आंसर है इसमें से डेल्टा ऑप्शन, लाइसोसोम्स। 33, The tonoplast bounds which organelle। ये अब पीछे क्वेश्चन आ चुका है एक दफा पहले, रिपीट न्यू कह लेंगे, एक दफा एक तरह से क्वेश्चन हो गया। पहले हमें वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नेम पूछा गया था, अब उस मेम्ब्रेन का नाम बताकर ऑर्गेनेल का नाम पूछा गया है। तो डेफिनेटली आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन, वैक्यूल। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस आंसर को पिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द कॉमन ऑर्गेनेल इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब दोनों में जो मौजूद हो, क्या वो प्लास्टिड है? नहीं। क्या वो क्रोमोप्लास्ट है? नहीं। Mitochondria, yes. Charlie answer. Charlie option is the answer because it is present in both cells. While leucoplast is because of the member of plastids is not present in both cells, only present in
प्लांट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द लाइसोसोम? इन चार में से इसका काम या इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रोडक्शन, नो। एंजाइम्स की 6 क्लासेस हैं और उसमें से इसके पास जो क्लास होती है वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिनको हम दूसरे वर्ड्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम देते हैं। तो उसका ऑक्सीडेशन से ताल्लुक नहीं, हाइड्रोलिसिस से ताल्लुक होता है। ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। बीटा कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं। ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन ग्लाइऑक्सिसोम्स का है, लाइसोसोम्स का नहीं है। तो इसलिए आंसर डेल्टा भी नहीं हो सकता, बी एंड सी, क्योंकि बी गलत बात है। तो चार्ली ही आंसर रह गया। फेगोसाइटोसिस, अब जैसे आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है, सो लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। जब फेगोसाइटोसिस होती है तो सबसे पहले जो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, वैसे तो हम उसको फूड वैक्यूल कह सकते हैं, लेकिन इस केस में हम उसको फेगोसोम भी कह सकते हैं। और फेगोसोम के साथ जब लाइसोसोम अटैच हो जाएगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा फेगोलाइसोसोम। अब इसका एक और नाम याद रख लें, सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा नाम क्या याद रख लें? डाइजेस्टिव वैक्यूल। तो ये सारे नाम इसी स्ट्रक्चर को दिए जाते हैं। तो लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट 36, साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अब इनमें से वो क्या है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम and ribosome is again attached with the protein to make ribosomal RNA, बल्कि ribosomal RNA is involved in the synthesis of ribosome। गलती से मैं जी बोल रहा था ribosomal RNA को राइबोसोम नहीं बनाता, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम को बनाता है। तो आपसे पूछा गया कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए कौन है, तो वो भी आंसर है चार्ली ऑप्शन। जैसे कि अब आप लोगों को बॉक्स में भी ये नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो चार्ली आंसर इसका होगा जी न्यूक्लियोलस, बिकॉज इट इज द एरिया which produces ribosomal RNA which later joins with the protein to form the subunits of ribosomes. Next question number 37, among the following which organelle has an outer membrane in it? क्या सेल मेम्ब्रेन? नो, वो एक ही मेम्ब्रेन होती है, नो डाउट लिपिड बाइलेयर होती है, बट उसमें आउटर मेम्ब्रेन कंसिडर नहीं की जाती, यानी कि वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, सो आंसर इज द बीटा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज लाइसोसोम की भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और वैक्यूल की भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो अभी आपको बकायदा डायग्राम में भी नजर आ रहा है आउटर इनर। तो ये दोनों चीजें अगर हैं तो 3 चीजों में है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। सो ये सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं। 38, सिलेक्ट द ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। क्या वो सेंट्रियोल है? यस, वही है जी, सेंट्रियोल ही इसका आंसर है, क्योंकि यही है जो सिर्फ एनिमल सेल में या सम टाइम लोअर प्लांट्स में कभी मिलता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दोनों सेल्स में मिलेगी, एनिमल सेल्स में भी, प्लांट्स में भी। माइक्रोट्यूब्यूल्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों सेल्स में होते हैं, और राइबोसोम भी दोनों सेल्स में होते हैं। Second last question 39, in mitochondria a small knob like structures called F1 particles are found in। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह से क्वेश्चन है कि समटाइम डायग्राम के अंदर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं F1 पार्टिकल मैट्रिक्स में भी हैं, जबकि मैट्रिक्स के अंदर वो कभी भी नहीं होते, वो एम्बेडेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और उनकी एक छोटी सी टेल होती है, जिस तरह से आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा सच इंफॉर्मेशन नहीं है। आप लोग F1 पार्टिकल्स को पूरा नाम देते हैं F0 F1। अब F0 रीजन इसका कौन से वाला होता है? जो कि एम्बेडेड होता है इनटू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और F1 पोर्शन कौन से वाला होता है? जो हमें बाहर दिखाई दे रहा होता है, यानी जो हमें उसका हेड सा नजर आ रहा होता है वो F1 होता है, और जो उसकी एम्बेडेड टेल होती है अंदर की तरफ एम्बेडेड, वो F0 पोर्शन होता है। तो ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर का नाम है F0 F1। क्योंकि हमें सिर्फ नजर आ रहा होता है F1, तो इसलिए हम समटाइम्स सिर्फ F1 का ही वर्ड यूज कर लेते हैं। इसके कुछ और नाम भी याद रख लें, इसको हम ऑक्सीसोम्स का नाम भी देते हैं, और इसी तरह से इसको हम समटाइम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये भी आप लोगों के नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में समटाइम इस तरह के भी वर्ड आपको मिल सकते हैं। तो अभी हमारा आंसर क्या था? ये F1 पार्टिकल्स कहां पर हैं? तो चार्ली आंसर इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। इसका आउटर मेम्ब्रेन से कोई खास ताल्लुक नहीं है। अगर इनर मेम्ब्रेन किसी वजह से रप्चर हो जाए, या जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो फिर ये F1 पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पर, यानी आउटर सरफेस पर उस वक्त नजर आएंगे, नॉर्मली या कॉमनली नहीं होंगे। और आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, जो आप लोगों को दोनों के दरमियान में नजर आती है, आउटर और इनर के दरमियान, वहां तो कभी भी नहीं होते। और इनर कंपार्टमेंट कहते हैं मैट्रिक्स एरिया को, तो मैट्रिक्स में भी आपको ये नहीं मिलेंगे, दे आर एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन। लास्ट क्वेश्चन इज organelle involved in the synthesis of ATP is। क्या वो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है? आसान सा हमारे पास जी इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल।
Why? Because of the synthesis and supply of ATP. The right answer is mitochondria. यही है जो कि ATP सिंथेज की मदद से, जो कि F1 पार्टिकल ही को अगेन कहते हैं, ये ATP की सिंथेसिस करता है एक बड़ी क्वांटिटी में और सप्लाई करता है. दैट्स व्हाई इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. ये था जी ऑल अबाउट सेल. काफी चीजें आप लोग की उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी. तो इंशाल्लाह जी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछें. मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की. तो अपना ख्याल रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.